नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासी दल और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी को टक्कर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनावी रण में उतरने को बेताब है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव भी पार्टी के लिए बेहद अहम है। राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन से पहले किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया। चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और बीजेपी ने किरण चौधरी को टिकट दे दिया। अब किरण चौधरी बीजेपी बंसीलाल परिवार के साथ बीजेपी तवज्जो देती नजर आ रही है। वहीं भजनलाल का परिवार शायद पीछे छूट गया। लोकसभा चुनाव में भी भजनलाल के परिवार को टिकट की आस पूरी नहीं हुई। अब कुलदीप बिश्नोई के पास क्या विकल्प है? अब क्या करेंगे कुलदीप बिश्नोई? सवाल यह भी कि बीजेपी ने किरण को ही क्यों चुना। किरण चौधरी को चुना जाना, टिकट दिया जाना, चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होना और उसके बाद मोहर लगाया जाना, ये तमाम सवाल हैं जो राजनीति में अब उभर कर सामने आने लगे हैं। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई, खासकर भजनलाल परिवार के लिए क्या कोई विकल्प है बीजेपी में? क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी? तमाम सवाल बरकरार हैं। क्या जो भव्य बिश्नोई हैं उनको लेकर आगे किस तरह की रूपरेखा पार्टी बनाएगी, ये सवाल है। हालांकि एक बात साफ है कि किरण चौधरी को जो राज्यसभा का टिकट मिला है उसकी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। वजह क्या रही है? क्यों बंसीलाल परिवार को तवज्जो दे रही है पार्टी? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की सियासत में सियासी घटनाक्रम बढ़ रहे हैं। अब एक महीना पहले बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किरण चौधरी को दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई राज्यसभा सीट से उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब वैसे भी राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की तारीख 21 अगस्त को एक ही दिन बचा है। वैसे भी कांग्रेस इस एक सीट के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने से हाथ खींच चुकी है। किरण चौधरी जी का त्याग पत्र स्वयं उन्होंने खुद आकर के मुझे दिया और वो मैंने स्वीकार कर लिया है। जहां तक उससे अगला प्रश्न है राज्यसभा में जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसका निर्णय पार्टी हाईकमांड करता है। हमारा सेक्रेटेरिएट, जो विधानसभा सेक्रेटेरिएट है, पूरी तरह से राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि बीजेपी ने चौधरी बंसीलाल परिवार की बहू किरण चौधरी को अहमियत दी है, जबकि चौधरी भजनलाल की विरासत संभाल रहे उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में आने के बाद मुख्य धारा में आने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। यानी सबसे ज्यादा वक्त तक प्रदेश के सीएम रहे चौधरी भजनलाल के परिवार पर चौधरी बंसीलाल के परिवार को महत्व दिया गया है। हालांकि चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और पोते भव्य बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो इधर बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई। और हाँ, कुलदीप बिश्नोई की जगह उनके पुत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक बने हैं। तो अब किरण चौधरी के अप्रैल 2026 तक यानी 19 महीने के लिए राज्यसभा में जाने के बाद मां किरण की तोशाम विधानसभा सीट पर बेटी श्रुति चौधरी विधानसभा में जा सकती है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। हरियाणा की सियासत क्या क्या गुल खिला रही है, तमाम तौर पर देखने को मिल रहा है और खासकर और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है जब एक के बाद एक जो दावेदारी है वो दूसरे दलों से आने के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं और ज्यादा पुष्ट हो जाती है। देवेंद्र, किरण चौधरी को राज्यसभा का टिकट दिया गया है, विधायक दल की बैठक में फैसला भी लिया गया। सवाल यह कि क्या पूर्व नियोजित था, पूर्ण रूप से तय था कि किरण को ही इस बार टिकट मिलने वाला है? देखिए सौरभ, 18 जून को मतलब आज से एक महीना पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई थी किरण चौधरी। अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भी ले गई थी। एक महीना हो गया है, लेकिन
उसके थोड़े टाइम बाद ही कांग्रेस ने याचिका दी थी स्पीकर को कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये ऐसे कांग्रेस की विधायक है लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर गई तो तकनीकी आधार पर इनकी सदस्यता भंग की जाना चाहिए, खत्म की जानी चाहिए। ये विचाराधीन थी याचिका। स्पीकर बार बार कहते भी थे कि हाँ आई हुई है, उस पर फैसला देंगे, नोटिस जारी किया गया, समय लिया गया। लेकिन मेरे को लगता है बीजेपी की पूर्व प्लानिंग, पूर्व जो योजना थी उसके अनुसार सब कुछ हुआ है। 21 तारीख, कल अगस्त है 21, 14 तारीख को नामांकन शुरू हुआ था राज्यसभा के लिए, कल आखिरी डेट है और आज इस्तीफा दिलवाया गया और साथ साथ मंजूर हो गया। और यह भी है कि 2 ही घंटों में, इस्तीफा देने के कुछ घंटों में ही ये बीजेपी ने फैसला ले लिया कि किरण चौधरी को पार्टी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया और वो जीत भी रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कांग्रेस ने ये कह दिया कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, कांग्रेस की कोई रुचि भी नहीं है। तो 9 महीने के लिए, अप्रैल 2026 तक के लिए ये पद है। 19 महीने के लिए राज्यसभा में जाएंगी। 3 सितंबर को हालांकि 12 जगह उपचुनाव होना है राज्यसभा का। हरियाणा की एक सीट है जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में जाने के कारण खाली हुई है। तो 19 महीने के लिए किरण चौधरी अब राज्यसभा में जाएंगी। आपको यह बता दूं, वैसे तो चुनाव 3 तारीख को है, लेकिन अगर कोई और नामांकन दाखिल नहीं होता तो 27 अगस्त को इनको निर्विरोध घोषित किया जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल पूर्व प्लानिंग जो थी, पूर्व नियोजित योजना के मुताबिक बीजेपी ने सारा जो सोचा था वैसा करके दिखाया और कल नामांकन करेंगी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर। तो एक तरह से महिला का सम्मान किया है। महिला नहीं, उनकी बेटी, 2 महिलाएं गई थी बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने महिलाओं का सम्मान किया है। अब महेश, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? और सवाल यह भी कि बंसीलाल परिवार को अहमियत बीजेपी में दी गई है। अब सवाल ये कि भजनलाल परिवार क्या करेगा, कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? सवाल यह भी है क्योंकि एक आस लगाए बैठे थे कुलदीप बिश्नोई कि राज्यसभा भेजे जाने के इच्छुक भी थे और उन्होंने टिकट के लिए कोशिशें भी बहुत की। लेकिन अब क्या होगा भजनलाल परिवार का? देखिए सौरभ, हमने अपने इसी कार्यक्रम में तमाम दर्शकों के सामने ये खुला इजहार कर दिया था कि यहाँ पर पहले से तय कर लिया गया है किरण चौधरी ही राज्यसभा भेजी जाएंगी। इसी कार्यक्रम के दौरान हमने दावे के साथ ये बात सामने रखी थी। अब वो जो बात है प्रमाणित हो चुकी है। यहाँ पर किरण चौधरी ही राज्यसभा भेजी जा रही हैं। एक पुराने संदर्भ को मैं यहाँ पर तमाम दर्शकों के सामने लाना चाहूंगा। संदर्भ ये था कि जाट और गैर जाट की जब भी बात चलती राजनीति में, जब ये कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा तब होता है जब जातिगत ध्रुवीकरण होता है, लेकिन उसके साथ ही एक बात और उस वक्त कही गई थी और बड़े ही एक अनुभवी राजनेता की तरफ से बात कही गई थी। उन्होंने ये कहा कि आप जाट को दरकिनार तो कर सकते हो लेकिन जाट को कभी जख्मी नहीं छोड़ सकते, कभी उसे इस तरीके से दबाकर कुचलकर छोड़ना राजनीति में मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा किसी भी दिन किसी भी इलाके में किया गया तो उसके बाद गैर जाट के लिए वोट डालने में परेशानी की स्थिति आ सकती है। और ये स्थिति हमने देखी है हिसार लोकसभा के दौरान, जब दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद बनकर गए थे, उस वक्त इस तरह की परिस्थितियां हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने महसूस की कि जब जातिगत ध्रुवीकरण के आधार पर यहां जो दबाव था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसका पलटवार वहां पर देखने को मिल रहा था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि जाट को आप जो है दरकिनार तो कर सकते हो लेकिन पूरी तरह आप उसको कुचल कर नहीं छोड़ सकते, आप उसको जख्मी कर नहीं छोड़ सकते। जिस तरीके से यहां ओपी धनखड़ को हटा दिया गया था, उसके बाद तमाम जो दूसरे जाट नेता एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार कर दिए गए थे, चाहे 19 महीनों के लिए ही सही। लेकिन यहां पर जाट को एक सांत्वना देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने सांकेतिक रूप से की है कि हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपसे अलग भी नहीं हो सकते, हम आपको दबाना भी नहीं चाहते, हम आपको कुचल भी नहीं सकते। सबसे बड़ा अगर वोट बैंक के लिहाज से वर्ग की बात की जाए तो जाट बड़ा वोट बैंक है और न सिर्फ बड़ा वोट बैंक है बल्कि प्रभावशाली और शक्तिशाली वोट बैंक है जो दूसरी जातिगत जो समीकरणों को प्रभावित करने का काम करता है। चाहे अनुसूचित जातियों की बात की जाए, पिछड़े वर्ग के लोगों की बात की जाए या सामान्य वर्ग के लोगों की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक अपना दबदबा है जिसका असर वोटिंग के दौरान देखने को मिल सकता है। उसके आप इफेक्ट भी मान सकते हैं, उसके आप साइड इफेक्ट भी मान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही थी कि आप जाट को इस कदर नाराज कर नहीं छोड़ सकते और इसी की पूर्ति यहां पर करने की कोशिश की गई है। यहां जो है भिवानी जिले को भी एक तरीके से प्रतिनिधित्व देने की बात यहां पर की जा रही है। हालांकि जेपी दलाल भिवानी के लोहारू के इलाके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे अगर भिवानी मध्यगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर जाटों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एक खास
तौर तरीका आप इसे मान सकते हैं। यहाँ पर किरण चौधरी को अपने साथ जोड़कर अगर चौटाला परिवार भारतीय जनता पार्टी से कह सकते हैं कि अलग हुआ या दूर हुआ, तो जाटों के एक दूसरे परिवार को अपने साथ जोड़ने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने की है। इसका फायदा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जो है 9 सीटों पर मिल सकता है। कम या ज्यादा भिवानी जिले में ज्यादा मिलेगा, तोशाम के इलाके में, दादरी के इलाके में जहां जाटों की संख्या सबसे ज्यादा है, निर्णायक है, वहां सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो पहली बात तो ये कि जाटों को जख्मी कर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं छोड़ सकते थे, यहां उन्हें मरहम देने की कोशिश की गई है। भिवानी जिले को और खासकर हरियाणा प्रदेश के जाटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। चौटाला परिवार अगर बीजेपी से अलग हुआ तो एक और बड़े परिवार को बीजेपी ने अपने साथ जोड़कर यहां जाटों को एक सांकेतिक मैसेज देने की कोशिश की है। तो कह सकते हैं कि जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश इसी फैसले के दौरान कर ली गई। तो मैं एक बेहतरीन फैसला भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का ये मानता हूं। वीरेन जी, जो फैसला लिया है, इस फैसले का आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जाट बनाम गैर जाट हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव इस तरीके से वर्गीकृत होता आया है, हर बार हमने देखा है, लेकिन इस बार ये फैसला क्या बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा? आगामी विधानसभा चुनाव में कितना पार्टी को फायदा होता नजर आएगा? किरण चौधरी 20 वर्ष पहले 2004 में भी राज्यसभा की प्रत्याशी थी, तब कांग्रेस से प्रत्याशी थी, तब वो हार गई थी। उस समय स्पीकर थे सतबीर सिंह कादियान, जिनका देहांत हो चुका है, वो स्पीकर थे। तो उन्होंने 6 जो विधायकों को जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि अयोग्यता पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो तब जो है किरण चौधरी जो है राज्यसभा का चुनाव हार गई थी, और उसमें त्रिलोचन सिंह जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, वो हरियाणा से राज्यसभा में गए थे, और एक अजय चौटाला गए थे। 2 लोग उस समय राज्यसभा में गए थे, और किरण चौधरी हार गई थी। तो आज 20 वर्ष के बाद अब उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। जो कांग्रेस से नहीं हो सका, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका ये सपना पूरा हो रहा है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगती है, लेकिन इसका आम कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव जाएगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल का सम्मान किया है, जो दल बदलू आएगा उसका सम्मान किया है। जो आपके समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कहां खड़े हैं? तो उनको पीड़ा तो होगी। देखिए, इस समय जो राज्यसभा के सदस्य हैं, कृष्ण पवार हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल से आए हुए हैं, और इस तरह रामचंद्र जागड़ा है, हरियाणा विकास पार्टी से आए हुए हैं। तो कार्तिकेय शर्मा स्वतंत्र थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, लेकिन एकमात्र सुभाष बराला है जो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में है। और अब जो है देखिए 2 जाट हो जाएंगे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुभाष बराला और किरण चौधरी। लेकिन एक बात यह भी उठती है कि तोशाम में अब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को टिकट देगी, श्रुति चौधरी को? तो इस तरह तो भारतीय जनता पार्टी को ने अब समर्पण किया है। जाट समाज के सामने भारतीय जनता पार्टी का ये समर्पण है। ये स्पष्ट कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य वर्ग हैं, उनमें भी ये धारणा जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ग विशेष को देखते हुए उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। देखिए, इसका पक्ष भी है और विपक्ष भी है। जो पक्षकार हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक के अंदर जो है किरण चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। हालांकि विधिवत घोषणा तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड करता है, पहले ऐसी कभी परंपरा नहीं रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में और पार्टी को लगता है कि कई विधायक में आपस में कहीं ऐसा प्रतिक्रिया ना आए, लेकिन विधायकों की सहमति से हो। तो इसलिए, क्योंकि देखिए अब जो फैसला तो ऊपर से ही आया है, ये तो विधायकों से सहमति ली जाती है। चाहे हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन का था, वो फैसला तो ऊपर से था, केंद्रीय हाईकमान का था, वो तो विधायकों को एक तरह से उनको सूचित किया जाता है। ये तो सूचना दी गई है सिर्फ उनको कि इस तरह से किरण चौधरी के नाम का केंद्र ने प्रस्ताव किया। अब केंद्रीय संसदीय बोर्ड विधिवत घोषणा कर देगा उम्मीदवारों की, क्योंकि सभी जो देश भर के राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई हैं, उनके उम्मीदवारों की वो घोषणा सूची जारी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्रयास जो है जाट समाज को रिझाने का कितना सफल होगा? देखिए, बंसीलाल परिवार तो बटा हुआ है। अगर रणवीर महिंद्रा उनके बंसीलाल जी के बेटे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी में, तो किरण चौधरी तो उनकी बहू है। ये जरूरी नहीं है कि बंसीलाल का पूरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसके अलग अलग परिणाम होंगे। अब आगे विधानसभा चुनाव में क्या असर रहता है, किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना लाभ पहुंचा पाती, अब ये भूलना नहीं चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी ऐसे आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और किस तरह के चौधरी रंजीत सिंह आज किस तरह छटपड़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को गले लगाया है, बाद में भारतीय जनता पार्टी को वो दर्द भी देकर गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस दर्द के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कीमत पर हुआ है। बिल्कुल। देवेंद्र, सवाल ये कि किरण चौधरी को जो टिकट मिला राज्यसभा का, वो तस्वीर साफ हो गई। जाट बनाम गैर जाट हर वर्ग को साधने की पार्टी कोशिश करे, ये भी तस्वीर साफ हुई। अब सवाल ये कि कुलदीप बिश्नोई का जो सपना था, वो सपना कितना पूरा होगा आने वाले समय में? क्या
विधानसभा चुनाव में कोई उम्मीद होगी? क्योंकि राज्यसभा की टिकट के लिए एक बड़े दावेदार वो भी थे, वो भी पैरवी कर रहे थे, लगातार कोशिशें कर रहे थे। अगर इस राजनीतिक पहल में कुलदीप बिश्नोई को तवज्जो नहीं दी गई तो क्या वजह रही है? सिर्फ जाट फैक्टर जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, या फिर कुछ और वजह है? देखिए सौरभ, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 है। अभी 4 जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सुभाष बराला पहले से ही जाट कम्युनिटी से आते हैं। अभी करीब मार्च में ही जो चुनाव हुए थे, सुभाष बराला को राज्यसभा में बीजेपी ने भेजा था। अब किरण चौधरी, तो जाट कम्युनिटी से 2 लोग हो गए। बाकी 3 कौन है? रामचंद्र जांगड़ा है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कृष्ण पवार एससी हैं, और कार्तिकेय शर्मा वो भी राज्यसभा में। तो 5 सीटें फुल हो गई, जिनमें 2 जाट की होगी, एक पिछड़ा वर्ग, एक एससी और एक ब्राह्मण हो गया। तो बड़ा चतुराई से ये फैसला लिया है बीजेपी ने कि जाटों की नाराजगी ना हो कि 5 में से 2 तो राज्यसभा में हमने तुम्हारे ही भेजे हैं। दूसरी बात रही कुलदीप बिश्नोई की। दरअसल कुलदीप बिश्नोई की आगे अब ये है कि उन्होंने अपने बेटे का भविष्य बनाना है। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन अभी पड़ा है, अभी उनकी, मैं समझता हूं 10 से 15-20 साल तक उनकी राजनीतिक पारी अभी बकाया है, लेकिन उनके पासे जो है मेरे को लगता है सही नहीं पड़ रहे। भव्य बिश्नोई को अपनी सीट पर आदमपुर से उन्होंने उपचुनाव में जितवाया, लेकिन भव्य बिश्नोई विरासत को आगे बढ़ाएगा, चौधरी भजनलाल की अपने पिता की विरासत को। भव्य बिश्नोई को तो वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े और कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार बनती है तो मंत्री बनने का चांस होगा। अब जैसे जाट नॉन जाट की बात चल रही है, कभी कभी लगता है जिस तरह के हालात हैं, कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए बीजेपी शायद, जैसे जाट नॉन जाट का अक्सर हम चर्चा करते हैं, और इस तरह के हालात बने तो कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा नॉन जाट चेहरा पार्टी के पास रहेगा, उसको एक तरह से रिजर्व रखा गया है। हालांकि जब कांग्रेस में थे कुलदीप बिश्नोई, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस में ही पड़े रहते तो सीएम कैंडिडेट थे, भले ही सीएम ना बने लेकिन सीएम कैंडिडेट वाला रुतबा था उनका। खैर वो बीजेपी में आए तो अब हालात जो है, मेरे को लगता है बीजेपी उनके प्रचार में उनका पूरा सहयोग लेगी। हालांकि प्रबंधन कमेटी में रखा गया है भव्य बिश्नोई को, उनके बेटे को मैनिफेस्टो वाली कमेटी में रखा गया है, तो कुलदीप बिश्नोई के लिए अभी मेरे को लगता है थोड़ा सा इंतजार हो सकता है। अब वो विधानसभा तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो भव्य बिश्नोई को लड़ना है, उसके राजनीतिक करियर को स्थिर करना चाहेंगे। कुलदीप बिश्नोई एक युवा है, विदेश से पढ़ के आए हैं, इंटेलिजेंट है, अच्छा चेहरा है, तो कुलदीप बिश्नोई की क्या उपयोगिता उसकी ये बीजेपी देख रही है। लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है चुनाव अभी 1.5 महीना दूर रह गए हैं, सिर्फ 45 दिन के चुनाव हैं, उसमें कुलदीप बिश्नोई को प्रचार में बीजेपी उपयोग में लाएगी। और एक चूंकि बड़ा चेहरा है और जाट नॉन जाट की बात आई तो वहां भी उनका आकर्षण है। बिल्कुल ठीक है। महेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वीरेंद्र जी ने कही कि बाहर दूसरी पार्टी से जो नेता बीजेपी में आए, ज्वाइन किया, उसके बाद उनको तवज्जो देना कहीं ना कहीं पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं को, वो जो खून पसीना लगा रहे हैं पार्टी के लिए, उनमें कहीं ना कहीं हतोत्साहित उन्हें जरूर करता है। ऐसे में ये फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर पर, हरियाणा के स्तर पर कितना प्रभावित करेगा, क्या कुछ प्रभावित करेगा या नहीं, और उसका असर कितना देखने को मिल सकता है आगामी चुनाव में? देखिए, साफ तौर से ये बात तो इजहार इसका आसानी से किया जा सकता है कि अगर अपने घर वालों को जगह घर में नहीं मिल रही है तो फिर बाहर कौन देगा। अगर संगठन के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, जो कह सकते हैं कि जिनके डीएनए में भारतीय जनता पार्टी थी और जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी को इस मुहाने तक लेकर आए, इस मुकाम तक लेकर आए, उनके परिश्रम को अगर सम्मान नहीं मिल रहा, उनके हक पर अगर किसी तरह की लूटपाट चल रही है, तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये नागवार गुजरेगा, नेताओं के लिए नागवार गुजरेगा, कर्मठ कार्यकर्ताओं को इससे परेशानी होगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल पर मैं अपना वक्त जो है वो लगाना चाहूंगा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि कुलदीप बिश्नोई का अब आगे क्या होगा। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी में आकर सिर्फ खोया ही खोया। विधायक वो खुद थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अपने बेटे को टिकट दिलवाया। ज्यादा से ज्यादा क्या बना पाए, अपने बेटे को आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना पाए। पिछले 56 सालों से उनका ही परिवार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक था।
9 बार स्वर्गीय भजनलाल, इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता, वो खुद 4 बार, उसके बाद उनका एक बेटा, वहां से विधायक बनाना कोई उपलब्धि कुलदीप बिश्नोई के लिए नहीं थी। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को कुछ भी नहीं दिया। इस राज्यसभा सीट की उम्मीद कुलदीप बिश्नोई खुद के लिए लगाए हुए थे, लेकिन जबरदस्त निराशा यहां पर कुलदीप बिश्नोई को इस मामले में झेलनी पड़ी है। उन्हें लगता था कि अगर हिसार लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं दिया गया तो कम से कम राज्यसभा में उन्हें एडजस्ट किया जाएगा ही। लेकिन इसके अलावा जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी यहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कुलदीप बिश्नोई ने पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष उन्हें बनाया गया, ना ही राज्यसभा की कुर्सी उन्हें दी गई। इसके अलावा बेटे भव्य बिश्नोई के लिए कैबिनेट रैंक की मांग शुरुआत से की जा रही थी और ये हक बनता था। हक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आदमपुर का बाई इलेक्शन था उस वक्त आदमपुर की धरती पर खड़े होकर मनोहर लाल खट्टर ने एक रैली के मंच से कहा था कि भव्य बिश्नोई को जिताकर आप भेज दीजिए, इसकी गाड़ी पर झंडी मैं लगा दूंगा। और उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने अपने वोटर्स से वायदा किया था कि जो पिछले 26 सालों में नहीं हुआ, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का स्वर्णिम वक्त में वापस लाने वाला हूं, एक बार मेरा साथ और दीजिए। और उस वक्त बाई इलेक्शन में आदमपुर के वोटर्स ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का साथ दिया था, लेकिन कैबिनेट में जगह भव्य बिश्नोई को नहीं मिली। कुछ भी हासिल भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई को अब तक नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि ये निराशा कहीं किसी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। ठीक है, वीरेंद्र जी, जो निराशा है कुलदीप बिश्नोई में, भजनलाल परिवार में, क्या उसको साधने की पार्टी आगे आने वाले समय में कोशिश करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत नपीतुली रणनीति के तहत हरियाणा की सियासत में बीजेपी काम करती नजर आ रही है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई के पास सामने अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बना दिया, एक तरह का लाली पापा। ये कुछ नहीं, आज बैठक थी रोहतक के अंदर, उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया में मौजूद थे और देखिए उस बैठक के अंदर मात्र एक दर्शक की भूमिका थी कुलदीप बिश्नोई की। और बैठक के बाद अगर प्रेस को ब्रीफिंग की है तो कृष्ण पवार ने की है, जो सह संयोजक है। मतलब चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक होने के नाते मात्र एक दर्शक की भूमिका में थे। और ये भी आगे उनके लिए हमने क्या विकल्प है? देखिए, भव्य बिश्नोई के भविष्य के लिए ही वो सारा कसरत कर रहे हैं, जो भी उनका ये प्रयास है भव्य बिश्नोई के लिए, या वो अपनी पुत्र वधू के लिए हरियाणा कैडर मांग रहे थे। तो अब ये स्थिति बनी हुई है, क्या उनकी पुत्र वधू को हरियाणा कैडर मिलता है? ये तो हालांकि संभव दिखाई नहीं देता, प्रशासनिक मामला है और किस स्तर पर होगा। ये बात ठीक है कि भव्य बिश्नोई जो है भारतीय जनता पार्टी अपना भविष्य बना सकते हैं। अब निश्चित रूप से उनको आदमपुर से विधानसभा का टिकट मिलेगा, ये जीत होगी नहीं होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का इस समय हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में बने रहना यही उनके लिए हितकर है, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किरण चौधरी को राज्यसभा का टिकट मिला है, कल वो नामांकन करेंगी। बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। उम्मीद और आशा ये जताई जा रही है कि जो रणनीति है वो रणनीति का एक हिस्सा है और जाट कम्युनिटी को साधने के लिए पार्टी ने बड़ी पहल की है, बड़ा कदम उठाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस चुनाव का कितना असर पड़ेगा, सिलेक्शन का किरण चौधरी को जो चुना है उसका कितना असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल भजनलाल परिवार कुलदीप बिश्नोई को इस बार निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में आगामी समय में क्या कुछ रणनीति उनको लेकर पार्टी ने बनाई होगी, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।